नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। फंस गए मोदी जी। दरअसल इस चुनाव की जो पूरी रणनीति थी और जो इस रणनीति को तैयार किया गया था, उसमें जो मुद्दे फ्रंट पे रखने थे वो सारे के सारे मुद्दे फेल कर गए हैं। जिन मुद्दों पे पार्टी को चुनाव लड़ना था वो सारे के सारे मुद्दे बेकार हो गए, चल नहीं रहे हैं। ऐसा समझिए कि यूनिवर्सिटी में झगड़ा हो गया आपका दूसरे गुट के साथ में, और आप एक लठ लेके गए हैं, एक तमंचा लेके गए हैं, एक बम लेके गए हैं, और मौका आने पे कोई भी चीज़ काम ना करे। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लानिंग की थी उसमें ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान सब कुछ था। ये फेल होगा तो ये मसला उठाएंगे, ये फेल होगा तो ये मसला उठाएंगे, दूसरे चरण में इस मसले को उठा लेंगे, तीसरे में इसको उठा लेंगे। लेकिन जो अभी तक उनके मूल जो 4-5 मसले हैं वो सारे के सारे बैकफायर कर रहे हैं, यानी उनसे फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो रहा है। ये 4 मसले हैं। अब की बार 400 पार, दूसरा है मोदी की गारंटी, तीसरा है संविधान बदल देंगे, चौथा आरक्षण वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारे छिटपुट मसले हैं जिन पे हम प्रोग्राम के बीच में बात करेंगे। सबसे पहले 400 पार। कल के मतदान के जो नतीजे आए हैं उसमें हिंदी बेल्ट में और उन जगहों पर जहां पे भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड होता था, लोग वोट डालने कम बाहर निकले। लोगों ने कहा गर्मी में आराम करो। अब इसके 2-3 मतलब होते हैं। एक शास्त्रीय मतलब ये होता है कि जो कैडर बेस पार्टी है, जिसका कार्यकर्ता बेस मजबूत है, जिसके पन्ना प्रमुख भी हैं, घर घर लोग हैं, उसको इसका फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि उसके लोगों से घर से निकल के वोट डलवा रहे होते हैं। दूसरा इसमें जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो ज़्यादा वोट तब पड़ते हैं जब सरकार के प्रति नाराज़गी हो और सरकार बदलने के लिए जनता सड़क पे निकल पड़े। ऐसी दोनों स्थितियां होती हैं। तो अब इसमें सरकार के प्रति नाराज़गी भी नहीं दिख रही है क्योंकि वोट कम हुआ है, और दूसरा ये है कि कैडर बेस पार्टी को फ़ायदा मिल सकता है जो कि भारतीय जनता पार्टी है। तो ये 2 पुराने फार्मूले तो ये कह रहे हैं। लेकिन जब आप इसमें डीप जाएंगे, जो समझने की मैंने कोशिश की, अलग अलग जगहों पर बात की और समझा, तो इसके पीछे पार्टी का अंदरूनी असंतोष बड़ा कारण बन रहा है। असंतोष कैसे कारण बन रहा है और उस असंतोष में 405 कैसे फिट हो रहा है, 400 पार वाला मुहावरा कैसे फिट हो रहा है। जैसा मैं आपको चुनाव के महीने भर पहले से, बल्कि 2 महीने पहले से कह रहा था, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव के भी पहले से, कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी गलती कर रही है, सारे घर के बदल डाली है। अपनी ज़िंदगी भर से गांव-गांव, घर-घर से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके जो आयातित लोग हैं और जो लोग केंद्रीय नेतृत्व के फेवरेट हैं उनको वो बढ़ावा दे रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाने का मसला हो या टिकट बांटने का मसला हो या कोई और मसला हो। बड़े बड़े नेताओं को घर बिठा दिया गया, चाहे राजस्थान के हों चाहे मध्य प्रदेश के हों, और नेताओं को घर बिठा के नए लोगों को टिकट दिए गए। ये था कि मोदी के नाम पे वोट जीत लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हुआ ये कि इसका जो मेरी बात हुई तो लोगों ने बताया साहब ऐसा है कि मोदी जी तो, बीजेपी तो जीत ही जाएगी। कुछ लोगों ने इसे पता चला बीजेपी तो जीत ही जाएगी, हमारी सरकार तो बनी रही है, 400 नहीं तो 350 सीटें तो आ ही जाएंगी। तो उन 350 में अगर हमारी एक सीट ना शामिल हो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कम से कम हम इसको सबक तो सिखा देंगे जो यहाँ पे वीआईपी बन के आके हमारी खोपड़ी पे डांस कर रहा है, आयातित कैंडिडेट। हम लोगों ने पार्टी खड़ी की है, हमारा टिकट काट दिया है। थोड़ा मोदी शाह को भी संदेश जाना चाहिए। दूसरा, जो वहाँ पे समर्थक हैं, चाहे वो शिवराज सिंह के हों या वसुंधरा के हों, वो लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है इस बार थोड़ा सा झटका लग जान दो। तो इनके जो लॉयलिस्ट हैं, इनके जो वफादार लोग हैं, अब चूंकि केंद्रीय नेतृत्व ने तो इनको ढक्कन कर रखा है और पिछले अभी हाल के राज्य के चुनावों में ही किया है, तो अब वो कैसे जाएं कहने के लिए कि वसुंधरा जी आपको हमने एक तरफ बिठा दिया, आपको कोने में डाल दिया, आपको पूछा नहीं, आपको स्टार प्रचारकों में भी नहीं रखा। आप भगवान के लिए अपने कार्यकर्ताओं से कह दो हमारे लिए वोट मांग लें, चले जाएं, वोटरों को घर से निकाल लाएं। तो अब ये कह भी नहीं पा रहे हैं। और उनके जो समर्थक हैं वो मुंह देख रहे हैं कि वसुंधरा जी कुछ कहें तो करें। वसुंधरा जी क्यों चक्कर में पड़े?
भैया जब दुश्मन को मजबूत होना हो तो मैं क्यों खाद पानी दूं उसको उपजाने के लिए। तो उस चक्कर में ये जो वर्कर है, ये जो कैडर है, जो असंतुष्ट टाइप का कैडर है, जिसकी उपेक्षा हुई है, जिसको पार्टी में जो हमेशा से शहंशाह था पार्टी का उस इलाके में, वहाँ पे अचानक वो एक कोने में पटक दिया गया, तो वो लोग भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एक एडवांटेज था, कैडर बेस्ड पार्टी का एडवांटेज, वो भारतीय जनता पार्टी ने लूज कर दिया है। तो इस बार अगर चुनाव में कम पोलिंग परसेंटेज हुए तो इतने कम परसेंटेज में तो भारतीय जनता पार्टी की लॉटरी निकल आनी चाहिए थी, लेकिन उदासी है, नेतृत्व के चेहरे पर भी उदासी है। और मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज में भी आप देखते होंगे, भाषण जरूर देते हैं, चेहरे पे जोश नहीं होता है। तो ये 400 पार का जो फार्मूला है वो और भी जगहों से, तरहों से, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो डेडिकेटेड वोटर हैं वोट डालने निकले, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब उनको लगा कि यार ठीक है, अपना मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। तो पता चला 10 में से 20 में से 2 वोटर ने गच्चा मार दिया, कहीं नहीं वोट डालने के लिए, या भीड़ देखकर लौट आए। तो ये भी एक लॉस हुआ है, क्योंकि पिछली बार का चुनाव था जब पुलवामा के नाम पे, देश के शहीदों के नाम पे वोट डालने की बात थी, उस वक्त लोग सब कुछ छोड़कर पहले मतदान फिर जलपान में लगे हुए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं उनमें ये कहीं उत्साह नहीं दिख रहा है, कहीं भी। बंगाल को अगर आप छोड़ दें तो थोड़ा बहुत असम में है। तो वो एक जो 400 पार का आश्वासन था, दिया तो मोदी जी ने इसलिए था कि पूरे चुनाव में लोग हिसाब लगाएंगे बीजेपी को कितने मिलने वाली है, 200 मिलेगी कि 250 मिलेगी कि 225 मिलेगी, फिर चैनलों पे इस पर डिस्कशन होगा। तो कोई भी डिस्कशन करेगा 400 का तो नहीं करेगा ना, तो इसलिए एक 400 का आंकड़ा दे दो। अब हार के सारे लोगों को, जितने लोग भी विश्लेषण कर रहे हैं, वो 400 पार दोहरा भी रहे हैं, और भले ही वो कहें कि सवाल ही नहीं उठता 400 पार आने का, या कहें 400 पार आने वाली है, लेकिन बात 400 के आंकड़े पे हो रही है, बीजेपी के 400 के, ताकि वो अपनी जो इज्जत है उसको बचाने में बीजेपी कामयाब रही। इस नियत से उन्होंने 400 लाए थे, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है वो मैंने आपको बताया किस तरह से हो रहा है। और इस साइड इफेक्ट के कारण काफ़ी मतदाता बीजेपी को वोट नहीं दे पा रहा है। ये तो हुआ 400 पार का डिसएडवांटेज, और अब भारतीय जनता पार्टी उसको मरम्मत करने में लगी है। कभी कहते हैं हम 300 ले आएंगे, कभी कहेंगे 272 ले आएंगे। अब 400 से हट के 400 पार नारा जरूर है। जो डिस्कशन हो रहा है वो इस पे हो रहा है कि भाई अब हमारा पूर्ण बहुमत आएगा कि नहीं आएगा, इस पे हो रहा है। तो इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है मोदी की गारंटी। दरअसल समस्या ये है कि एक तरफ तो आप मोदी की गारंटी कह रहे हो, अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन छाप रहे हो कि मोदी जी ने क्या क्या गारंटी दी है, लेकिन आपकी गारंटियों में आप पिछड़ा भूल जाते हो कि 2014 में आपने क्या गारंटी दी थी, वो आप उस पर सुट्ट मार गए हो। और 2022 में और 24 में, माफ़ कीजिए 19 में आपने क्या गारंटी दी थी, उस पर भी चुप्पी लगा गए हो। तो 2014 की गारंटी और 19 की गारंटी गायब है। 2014 में काला धन काला धन काला धन काला धन, इतना काला धन और काला धन आ जाएगा तो इतना पैसा देश में आ जाएगा कि एक आदमी को 15-15 लाख तो वैसे ही मिल जाएंगे। काला धन आया क्या? नहीं आया। काला धन लाने के लिए कुछ किया क्या? नहीं किया। जो पहले एक समझौता स्विस बैंक के साथ में था, उस समझौते के तहत स्विस बैंक जब वहाँ के खातों में जमा रकम की डिटेल्स दे रहा है तो केंद्र सरकार उसको छिपा के संदूक में बंद कर दे रही है। बार बार रिपोर्ट आती है, बार बार संदूक में बंद कर देती है ताकि किसी को पता ना चले कि काला धन किसका कहाँ पर है। और भारतीय जनता पार्टी का जो काला धन का मसला था, उस काले धन के मसले को अगर देखा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी खुद काले सफ़ेद के चक्कर में पड़ गई है। और इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मामला है उसमें तो वो एक्सपोज हो गई है। अब तो एक ऐसी स्थिति बन गई है, काले धन का सबसे ज़्यादा हल्ला करने वाली पार्टी सबसे ज़्यादा काले धन वाली निकली। उसमें एक बड़ा सवाल ये भी उठा कि जो 20,000 करोड़ रुपया है अडानी साहब के पास में, उनकी जो ऑफशोर कंपनियों में लगा हुआ है पैसा, वो पैसा किसका है, ये भी एक सवाल उठा। तो जो काले धन का मसला था, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट नहीं किया। जब हम काले धन पे बात करेंगे तो पब्लिक पकड़ लेगी। नौकरियों का भी मामला यही था।
जब देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, नौकरियों के पर्चे लीक हो जाते हैं, छात्र एकदम बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, रेलें जाम की जा रही हैं, आग लग गई थी पूरे बिहार में। एक तरह से देखा जाए तो रेलवे भर्ती के एग्जाम याद कीजिए। उस दौर में जो नौकरियों का वादा था उसका क्या करें? जो हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी उसका क्या होगा? तो क्या किया इन्होंने, वो सारे के सारे वादे अंदर रख दिए। अब मोदी जी की जो एक छवि बनती जा रही है वो ये बनती जा रही है कि ये गारंटी दे रहे हैं, लेकिन ये इनकी एक भी पिछली गारंटी पूरी नहीं हुई, पहली चीज़। दूसरा, जब ये गारंटी देते हैं तो गारंटी ऐसी देते हैं जो आगे आगे की गारंटी देते हैं, जैसे कि पिछला पूरा हो गया हो। ये कोई हाईवे तो है नहीं कि अब आपने आगे जाके कहेंगे कि इंदौर आ गया साहब, तो अब इंदौर पहुंच गए तो उसके बाद कहेंगे हम मुंबई लेके जा रहे हैं। अरे भाई, इंदौर तो पहुंचो पहले। तो इस तरह से बहुत सारी इनकी पुरानी गारंटियां पेंडिंग हैं। तो एक इंप्रेशन बन रहा है और विपक्ष इसको बहुत तेजी से भुना रहा है, गांव गांव जा रहा है विपक्ष। कह रहे कि साहब ये पुरानी गारंटी जो थी उस गारंटी का तो भुला देते हैं, हर बार नई गारंटी लेके आ जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद में फिर उस पर काम ही नहीं करते, फिर दूसरी गारंटी लेके आ जाते हैं। वो 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का ये वो तमाम सारा, वो लाल किले पे खड़े होकर तमाम गारंटी। तो मोदी की गारंटी जो कह रहे हैं उसका मतलब तो ये हो गया मोदी की गारंटी तो बिल्कुल पूरा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जब जब गारंटी दी काम नहीं हुआ। और जिसको ये गाते रहते हैं वो दूसरों की बनाई हुई स्कीमें हैं, चाहे मुफ्त अनाज हो, दूसरी चीज़ें हों, उनके पास के हुए हैं, उनका ही सब कुछ है। खैर, तो ये गारंटी वाला जो मसला है वो भी उल्टा पड़ता जा रहा है अब, क्योंकि गारंटियों के जैसे विज्ञापन छापते हैं आप, तो वो जो सबसे ज़्यादा ओपिनियन बिल्डर क्लास कौन सी होती है? जो चाय वाले की दुकान पे बैठ के सुबह अखबार पढ़ती है, वहाँ चर्चा होती है, वहाँ पे ओपिनियन तैयार होती है। जब वो वहाँ पर अखबार पहुँच रहा है और उसमें गारंटियाँ है ही नहीं पुरानी, बोलिए तो नई गारंटी ले आए यार, पुरानी वाली क्या हुआ? वहाँ पे भी कांग्रेस के लोग हैं, वहाँ पे भी कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों के। ये एक बड़ा फैक्टर है जो इनके खिलाफ जा रहा है। तीसरा बड़ा फैक्टर संविधान वाला। भारतीय जनता पार्टी के कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, कितने चेहरे हो सकते हैं, वो भी एक्सपोज हो रहा है इस मामले में। कैसे? देखिए, जब ये चुनाव आ रहा था 24 का, तो बार बार हर तरफ आरएसएस के जो अपने समूह हैं उसमें और विदेशों में भी जो इनके भक्त लोग हैं और अलग अलग जगहों पर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, वो सब एकदम आश्वस्त थे कि अब मोदी जी आएंगे और संविधान बदल देंगे, ये सेकुलर संविधान हट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बार बार अलग अलग मौक़ों पर संविधान में सेकुलर शब्द का निषेध कर चुकी थी और वो ये बोलती थी कि ये जो संविधान शब्द इस्तेमाल हुआ है ये तो इंदिरा गांधी ने जोड़ा है। सब माफ़ कीजिएगा, सेकुलर शब्द जो इस्तेमाल हुआ है ये तो इंदिरा गांधी ने जोड़ा, ये संविधान में पहले से नहीं था कि ये सेकुलर नहीं रखना है देश को, देश सेकुलर होना ही नहीं चाहिए, भारत तो हिंदू राष्ट्र है, ये तो तुष्टीकरण के कारण कर दिया गया। ये सारी बातें लगातार फैलाई जा रही थी। यहां तक कि इस शब्द को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से याचिका दायर की गई और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये शब्द जो है ये कांग्रेसियों ने घुसाया है, ये भारत के संविधान का मूल शब्द नहीं है। लेकिन इसको प्रियम्बल में जरूर जोड़ा गया, लेकिन शुरू से भारत के संविधान में ये सर्वधर्म समभाव और दूसरे मूल तत्व मौजूद थे, सिर्फ उसको प्रियम्बल में जोड़ा गया। लेकिन जैसा प्रचार तंत्र है, जब वो पेरिस नाम के पेरिस ड्राई क्लीनर्स नाम की पेरिस की दुकान को ये कह सकते हैं कि पेरिस से कपड़े धुल के आते थे। अगर पेरिस से कपड़े धुल के मोदी वो आते थे नेहरू जी के, तो आप ये बताइए कितने महीने में आते होंगे यहाँ से पेरिस जाना, पानी के जहाज में कपड़े फिर धुल के आना। कपड़ा तो एक दिन में गंदा हो जाता है, क्या वो कोई 50 ट्रक कपड़े एक बार में धुलवाते होंगे? क्या बना दी कहानी। तो उसी तरह की कहानी इन्होंने ये बना दी कि ये सेकुलर शब्द तो इन्होंने जोड़ दिया, वो तो हिंदू राष्ट्र था और उसके खिलाफ हालत ये थी, सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करना गाली था। दिल्ली में नए नए सांसद बने गौतम गंभीर, गुड़गांव में कुछ लोगों ने कुछ लोगों की पिटाई की क्योंकि वो नमाज पढ़ रहे थे। उस पिटाई के बाद में 3 दिन तक जब कार्रवाई नहीं हुई पिटाई करने वालों की, तो गौतम गंभीर ने ट्वीट किया कि ये वो देश है जो सेकुलर देश है, जिसमें जावेद अख्तर एक हिंदू गाना लिखते हैं, हिंदू देवी देवता वाला लिखते हैं, और दूसरा उन्होंने 2 लेखकों का जिक्र किया था कि और वो जो है वो मुस्लिम वाला लिखते हैं। ये एक ट्वीट था।
इतना ही नहीं, जब उन्होंने ये ट्वीट कर दिया उसके बाद में बीजेपी के और आईटी सेल के लोगों ने 2 दिन तक गौतम गंभीर की, जो उनका अपना सांसद था, उसकी ट्रोलिंग की है और हार के उसको लिखना पड़ा कि भाई ये तो मैं मोदी जी के अपना सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा था, मैं सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहा था। ये हाल है इस देश में। मैं आपको कुछ और नेता के बयान सुनवा देता हूं। आपको याद होगा कि केंद्रीय मंत्री थे मोदी जी के, अनंत कुमार हेगड़े। उन्होंने कई बार ये कहा कि संविधान से सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए और संविधान को बदल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में इसका सम्मान करेंगे, लेकिन आने वाले समय में ये बदलेगा। संविधान में पहले भी कई बदलाव हुए हैं, अब हम हैं संविधान बदलने आए हैं, यानी संविधान बदलेंगे, सेकुलर शब्द हटाएंगे। अनंत कुमार हेगड़े का बयान है, बीबीसी की क्लिप मैं आपको स्क्रीन पर लगा रहा हूं। इसके साथ साथ अजय आलोक, जेडीयू के नेता, एक तरह से बीजेपी के नेता मान लीजिए, उन्होंने नरेंद्र मोदी से बाकायदा मांग की कि संविधान से सेकुलर शब्द को हटा दिया जाए और ये मांग की गई 2022 के मानसून सत्र में हटाने की। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सुब्रमण्यम स्वामी जाते हैं, सेकुलर शब्द हटाने के लिए याचिका डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं लिखा, हटाया, लेकिन समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग करते हैं वहां पर। इसके साथ साथ अभी नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तो एक संविधान की कॉपी बांटी गई थी कांग्रेसियों को, कांग्रेसियों के सभी को। तो कांग्रेस वालों ने खोला तो जो संविधान की प्रति उन्होंने बांटी थी उसके अंदर वो सेकुलर और समाजवाद शब्द था ही नहीं। ये समाजवाद का मतलब जो होता है समतावाद, समानतावाद, उसको मानते ही नहीं है, उसको हटाना चाहते हैं। और अगर सेकुलर देश है और सेकुलरिज्म आप मानते हो, क्योंकि अमित शाह ने अब क्या हुआ, ये हटाना तो चाहते थे, अब इनकी हो गई है हवा खराब। क्योंकि उधर अपना जो मोहन भागवत, वो लगातार बयान दे रहे थे कि आरक्षण को होना चाहिए तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। बीजेपी के कई नेता इसको एंडोर्स कर चुके थे और आज जो कैडर है बीजेपी का और आरएसएस का, वो भी मानता है कि जाति के आधार पर आरक्षण खत्म कर दो। ये भी एक मसला है। तो ये क्या हुआ, इनको ये लग रहा है कि अब इस इलेक्शन में और झूठ बोल लो यार, क्योंकि अगर हम अपनी विचारधारा के आधार पर आरक्षण हटा देंगे तो बहुत पब्लिक मारेगी, क्योंकि आरक्षण जाति के आधार पर हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमको दलितों के वोट लेते। तो जो मोहन भागवत ने बार बार बयान दिया, तो एक बार मोहन भागवत की चूड़ी भी टाइट की गई, तो उन्होंने दूसरे दिन कहा कि ना तो हट सका है ना कभी हटेगा आरक्षण। मतलब एक दिन पहले जो आदमी कह रहा था बिल्कुल पलट गए। क्योंकि इनका कोई, मैं आपको बताऊं, इनका जो आइडियोलॉजी है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी सारी आइडियोलॉजी है। ये इनकी, जो मुझसे अगर आप पूछेंगे आरएसएस के बारे में, जो मेरा परसेप्शन है, ये कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये तरह तरह के षड्यंत्रों की मन में कल्पना करते रहते हैं, ऐसा षड्यंत्र हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, और उसकी गहरे जाकर पड़ताल भी नहीं करते हैं और उस षड्यंत्र को ये प्रचार करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ है, वो तो लीज पे 100 साल के। सोच लिया सुभाष चंद्र बोस लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिया होगा, सोच लिया। इस तरह की इनके पास 1000-1500 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, षड्यंत्र के कहानियां हैं। कितना बड़ा संगठन था ही जो इसके पास उस समय के। अच्छा, दूसरा, इसको कहीं से किसी जगह से कोई वेरीफाई नहीं करना, कहीं नेशनल आर्काइव में जाओ, भैया ठीक है, आपने एक एक्सक्यूज निकाल लिया है कि आपकी सारी कॉन्स्पिरेसीज को लोग सही मान लें, तो आप कह देते हो कि ये वामपंथियों ने और अंग्रेजों ने इतिहास बिगाड़ दिया है। ठीक है भैया, बिगाड़ दिया होगा, तो अब कम से कम इतिहास का वेरिफिकेशन कहाँ से होता है? ये तो एक चीज़ है ना, इतिहास में जो लिखा है उसकी तस्दीक भी तो हो सकती है, क्योंकि इतिहास में जो लिखा जाता है वो ऐसे तो लिखा नहीं जाता। कोई कहानी सोशल मीडिया पोस्ट तो लिख नहीं रहे हैं। आजकल सब लोग को लगता है कि इतिहास लिखना भी एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखने जैसा है, एक ट्वीट करने जैसा है। ज़्यादातर हमारे मित्र यही सोचते हैं। तो क्या हो रहा है कि जब आप इतिहास का वेरिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि दिल्ली में एक नेशनल आर्काइव है, अब नेशनल आर्काइव में आप जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, वो असली डॉक्यूमेंट होगा,
बाबर का बाबरनामा भी वहां लिखा हुआ है, निकाल के देख लो उसने क्या किया था क्या नहीं किया था। अभी हाल में विवाद हुआ कि सोनिया गांधी से अब जो प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया है, पहले जो पंडित नेहरू की यादगार में 3 मूर्ति भवन में एक संग्रहालय होता था, नेहरू का नाम मिटाना है तो उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया, उसमें सारे प्रधानमंत्रियों की चीज़ें रख दी हैं। अब उसमें हुआ यह है कि वहाँ पे जो निजी कागजात थे वो सोनिया गांधी ने मांगे कि भाई हमको दे दीजिए, ये तो हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है। तो जो निजी चीज़ें थी नेहरू की वो इन्होंने उनको दे दी थी। अब इन्होंने उनको लेटर लिखा है कि उसको वापस लौटाइए। तो ये जो कागजात पुराने आप रखते हैं, ये क्यों रखते हैं? ये इसीलिए रखते हैं कि समय आने पर वेरीफाई कर सकें। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मामला है, थोड़ा सा खिसक गया हूं मैं, लेकिन ये ज़रूरी है। सुभाष चंद्र बोस का मामला है, सुभाष चंद्र बोस को ये कर दिया, वो रामनामी बाबा के नाम से रह रहे हैं, वो तो मरे ही नहीं थे, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ थी। फिर मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए सारे कागज़ पब्लिक डोमेन में डाल देंगे। एक वेबसाइट बनाई गई, उस पर सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए जितने डॉक्यूमेंट हैं वो सब पड़े हुए हैं। अब वो जितनी आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी उनको अब आप किस आधार पे इतिहास मान रहे हो? भाई कागज निकालो, देखो उस वक्त था कि नहीं था। तो उसी तरह से ये अलग अलग तरह से भरमाते रहते हैं इतिहास को लेकर। तो उसमें इन्होंने संविधान के मामले में भी खिल कर दिया। दूसरा, अब अमित शाह ने जब देखा कि ये आरक्षण के मामले में पब्लिक पीछे खराब होने वाली है, संविधान बदलना खिलाफ जा रहा है, तो मोदी जी ने एक राग अलापना शुरू कर दिया। अब तो डॉक्टर अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान ही बदल सकते। और अमित शाह तो और एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा ना आरक्षण हटाएंगे, ना सेकुलर शब्द को हटने देंगे, और संविधान बिल्कुल नहीं बदलने वाला है, और इस देश को पंथ निरपेक्ष बना के रखने का सबसे बड़ा कमिटमेंट अगर किसी का है तो बीजेपी का है। वह सेकुलर शब्द हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हो, रिकॉर्ड में है। ये कोई प्राचीन इतिहास तो है नहीं, अभी 5-7 साल के अंदर ही आपने ये किया है। आपका हेगड़े बोलता, या तो आप उस वक्त हेगड़े को पार्टी से निकाल देते, एक्सप्लेनेशन मांग लेते तो समझ में आता। आपका वो बग्गा जो किस 4-5 लोगों की उसने पिटाई की पहले, और उसके बाद में वो हीरो बन गया, बीजेपी ने उसको अपना प्रवक्ता बना लिया, तेजिंदर बग्गा। वो लोगों को जाके पीटता था, वो आदमी, वो उनका प्रवक्ता है। प्रशांत भूषण को उसी ने शायद पीटा था। शरद पवार पे भी हमला हुआ था एनडीएमसी हाउस में। तो अब वो आदमी इनका प्रवक्ता है। तो अब अगर वो आदमी ट्रोल कर रहा है गौतम गंभीर को, तो पार्टी कुछ एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? तो पार्टी अभी तक हवा दिए पड़ी थी कि ये संविधान बेकार है, इसको हम बदल देंगे, इस संविधान को हम हिंदू संविधान बनाएंगे, इसके अंदर हम आरक्षण को हटा देंगे, इसके अंदर हम समानता हटा देंगे, समाजवाद हटा देंगे, सेकुलरिज्म हटा देंगे। ये सब कर रहे थे आप, इसका मजा ले रहे थे। अब चुनाव में पता चला कि पब्लिक मारेगी, और नौबत आ गई है, दिखाई दे रहा है प्रचार के शोर में कहीं छुप गया हुआ तलक। तो जब ये दिखाई दे रहा है तो अमित शाह ये कह रहे हैं कि अब ये गलत है, ऐसा हम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो संविधान वाला मसला आपने उठाया था, इससे आपको नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हो गया? जैसे गारंटी से हुआ, जैसे 400 से हुआ, वैसे संविधान से हुआ। संविधान से आपको नुकसान ऐसे हुआ क्योंकि आपने संविधान बदलने के नाम पे अपने कार्यकर्ता को मोटिवेट किया था। आपने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि हम संविधान बदलेंगे, इसको हिंदू संविधान बनाएंगे। लिखित में भले ही नहीं कहा, लेकिन आपकी सारी हरकतें, आपका सोशल मीडिया सेल, आईटी सेल यही काम तो कर रहे थे। आरएसएस की शाखाओं में सुबह यही तो डिस्कस होता है। अब जो आरएसएस की शाखा में सीख रहा आदमी कि संविधान बदल जाना चाहिए, सेकुलर शब्द हट जाना चाहिए, तो इंदिरा गांधी लाई हैं, समाजवादी हट जाना चाहिए, वो आदमी को पता चलेगा कि अब अमित शाह और मोदी तो कह रहे किसी हालत में नहीं हटेगा, सबसे पहले तो हम रोकेंगे, आरक्षण को हिलने नहीं देंगे, सबसे पहले हम रोकेंगे। तो उसको लगेगा यार हम किसके चक्कर में पागल बन रहे हैं। हालांकि वो इतना डेडिकेटेड है, भाई मोदी जी कहे हैं तो कुछ सोच के ही कहे होंगे, पहले सत्ता में आना जरूरी है, अपन सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद बदलेंगे। तो जो वो कार्यकर्ता समझ रहा है, पब्लिक भी समझ रही है। तो पब्लिक समझ रही है तो आपकी बातों में नहीं आएगी, पहली चीज। दूसरा ये कि जो कार्यकर्ता समझ रहा है उसके अलावा एक और कार्यकर्ता है जो सचमुच समझदार है, वो अच्छी तरह से समझ रहा है कि आप ये सब जो करते हो, ये उसके लिए 370 से क्या बदल गया है, कश्मीर का कितना कश्मीर भारत का हो गया, बल्कि आपने केंद्र शासित प्रदेश वगैरह बना के तमाम सारा रिजेंटमेंट बढ़ाया है, जो दिलों से जुड़ा हुआ था वो और कमजोरी स्थिति आई है।
आतंकवाद भी समाप्त नहीं हुआ, घुसपैठ भी समाप्त नहीं हुई, वो अलग विषय है। तो ये मसला भी एक गड़बड़ हो गया। दूसरा, सेकुलर होने की बात आप करते हो तो मोदी जी वो उस दिन उल्टे उल्टे लेट के साष्टांग प्रमाण करके सेंगोल बेंगोल स्थापित क्यों कर रहे थे पार्लियामेंट में? अगर एक धर्मनिरपेक्ष देश के संसद का उद्घाटन हो रहा है तो हवन क्यों होगा भाई? सर्वधर्म प्रार्थना सभा क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? और क्यों नहीं हो नहीं सकती? वो क्यों नहीं हुई? आप तो सेकुलरिज्म को मानने वाले हो ना, आप तो संविधान को मानने वाले हो। तो इससे ये एक चीज भी बड़ी एक्सपोज हो रही है ठीक चुनाव के टाइम पे कि इनके चेहरे अलग अलग हैं। ये आपके सामने क्या कहकर आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये साधु बन के भिक्षा लेने आए, ये रावण निकल जाए, किडनैपिंग करके ले जाए, क्योंकि ये तो मायावी राक्षस मारीच की तरह हो गए ना। कभी हिरण बन के आ जाएंगे, कभी कुछ बन के आ जाएंगे। क्योंकि हमारे पास में एक होना चाहिए कि भाई ये इनका ये कैरेक्टर है, ये हरा वामपंथी है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा भाई। वो मर जा रहे हैं, उनकी पार्टी खत्म हो जा रही है, कोई एक तरफ घुस गई है कोने में, नहीं लेते कॉर्पोरेट से चंदा, उनका एक उसूल है। तो ये विचारधारा और उसूल भारतीय जनता पार्टी का जो पल पल माशा पल पल तोला हो रहा है, ये चीज इस वादे से एक्सपोज हुई, संविधान वाले से। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखो तो ये जो बेचने के लिए आए थे, ये जो कहकर इस बार चुनाव में उतरे थे, वो सारी की सारी चीजें एक तरफ से इनको उल्टा ही पड़ रही हैं। तो जिस चीज को लेकर ये बैटिंग करने गए थे, जिस स्ट्रेटजी के साथ गए थे, वो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की पहला चरण होते होते चुक गई है। अब बचती है दो तीन चीजें और। राम मंदिर, जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक ज्यादा जिज्ञासा रहती है। मम्मी पे जाएगा, पापा पे जाएगा, लड़का होगा, लड़की होगा, आंखें बुआ पे जाएंगी, ताऊ पे जाएंगी। जब तक बच्चे के दांत नहीं निकलते हैं, माँ बाप अरे इसके दांत नहीं आ रहे हैं, दांत नहीं आ रहे हैं, आ जाते हैं। उसके बाद पूरी जिंदगी कोई चर्चा करता है इस पे, दांतों पे, कि इसके दांत बड़े सुंदर थे, जल्दी निकल आए थे या देर से निकले थे। इसी तरह से राम मंदिर जब तक तैयार नहीं हुआ था तब तक राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा हो सकता था। राम मंदिर तैयार होने के बाद ही, उसके साथ ही राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया। और ये राम मंदिर का जब तैयारी हो रही थी, मैंने तभी कहा था आपको कि ये बहुत पहले इलेक्शन से इन्होंने बना लिया है और अब ये इलेक्शन आते आते ठंडा पड़ जाएगा। मैंने आपको न्यूटन का कूलिंग डाउन का नियम भी बताया था कि कैसे मसले ठंडे होने की टाइमिंग होती है, वो आपके सामने आ चुका है। राम मंदिर का मसला अब काम नहीं कर रहा है, अब एक ही सहारा है, हिंदू मुस्लिम फैला दो। मोदी जी अपने भाषणों में कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे उसी तरह के बवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इनमें से किसी भी मसले को खेल नहीं पाएगी। मेरा ऐसा परसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल बगावत पे उतारू है। पिछले 1-1.5 महीने से आईटी सेल ने कोई भी ऐसा कमाल का कैंपेन नहीं छेड़ा है जिससे मोदी शाह की जय जयकार हो जाए। कांग्रेस की आईटी सेल और कांग्रेस के फर्जी वाले लोग ज्यादा सक्रिय हैं। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पे फेक पोल छाप दिया और पहले पन्ने पे फेक पोल छाप के उसकी कटिंग साझा नहीं की, पूरा अखबार का अखबार साझा कर दिया। अब आपके पास पूरा अखबार का पीडीएफ आ रहा है तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो सही होगा, लेकिन वो पोल फेक था। तो इसमें कौन आगे निकल गया? कांग्रेसी, अगर कांग्रेसी हैं तो, दूसरी पार्टी वाला कोई है तो वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये खेल कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे मोदी जी की हर पुरानी कटिंग आ चुकी है। जो जो उन्होंने बोला था, रुपया गिरता है तो नाक कटती है, वो भी आ गया है। काला धन 15 लाख, जितने पुराने बयान थे उनके अजीबोगरीब टाइप के, वो वायरल हो रहे हैं। कंगना रनौत कुछ बोलते वायरल हो रहा है। तो इसके पीछे साफ दिखाई दे रहा है कि आईटी सेल जो है भारतीय जनता पार्टी की पड़ रही है कमजोर। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि उनके अमित मालवीय साहब जो हैं उनको उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है जितना उनका योगदान है। शायद वो टिकट चाहते रहे होंगे जो उन्हें नहीं मिला, लेकिन ये मेरा अनुमान है, ये असेसमेंट है। जो भी रहा हो, लेकिन पार्टी की हालत खराब है इस चुनाव में।
और आईटी सेल जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह से पिछले 10 सालों में पार्टी खेल रही थी। एंड चुनाव के टाइम पे वो पार्टी एकदम सब फुस फटाके लेके घूम रही है। वो अनार में आग लगाती है वो नहीं चलता, सुतली बम में लगाती है वो नहीं चलता। तो एक सीन जो निकल के आता है, वो सीन ये निकल के आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो दांव चले वो सारे फेल हो गए हैं और इस चुनाव में पूरा चुनाव उनके सामने पड़ा हुआ है और मुद्दे नहीं हैं। अब मैं इस वक्त विपक्षी मुद्दे कौन कौन से हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इस पर जाऊंगा तो वो एक और एपिसोड हो जाएगा। ये पहले ही बहुत लंबा हो गया है। साझा करें, शेयर करें। और मुझे लगता है कि आईटी सेल के कामयाब अगर हो रही है विपक्षी पार्टियों की, इसकी वजह शायद ये भी है कि बहुत सारे आम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर उत्साह के साथ वो सब शेयर कर रहे हैं जो मोदी जी के खिलाफ आ रहा है। और ये भी एक अंडर करंट का इंडिकेटर है। आप लोग भी साझा करें, फैला दीजिए अंडर करंट हमारा भी। नमस्कार, जय हिंद।